नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस के मिश्रा और आज की सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल या महाजनपद एरा। यह टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के काल को महाजनपद का काल कहा जाता है। तो आखिर इसकी क्या टेक्निकलिटीज है और इसको क्यों महाजनपद का काल कहा जाता है, महाजनपद का उदय कैसे हुआ और कौन कौन से महाजनपद थे और इनके इतिहास से संबंधित क्या सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लें, जिससे हमें हमें क्या पढ़ना है या थोड़ा स्पष्ट रहेगा तो हमें पढ़ने में आसानी होगा। तो दोस्तों, इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, निबंध आता है। लिखिए, आप सभी के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप उसमें कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या आता है, महाजनपद पर एक निबंध लिखिए। या दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें आता है किसी दो चीज का पेड़ ले लिया जाएगा, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक। इन्हीं चार टॉपिकों में से किन्हीं दो टॉपिक का पेयर लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल समझें तो पूछ लेगा आपसे कि महाजनपद काल के धार्मिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, या महाजनपद के धार्मिक या सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। महाजनपद कालीन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे अक्सर एग्जाम में। तो आपको जो भी लिखना होगा आंसर इस टॉपिक से आज की वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको आज से चिंता करने की बात नहीं है, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और चीज़ों को समझते रहना है। तो जैसे आप सभी को पता होगा, इतनी जानकारी तो सामान्य सी होनी ही चाहिए कि इतिहास के स्टूडेंट को, कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे जो कि यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, इन महाजनपदों पर कुछ नहीं करना है। इन महाजनपदों के बारे में बस इतना जान लीजिएगा कि कहाँ पर स्थिति थी, मतलब वर्तमान समय के हिसाब से उनकी स्थिति कहाँ पर थी, उनकी राजधानी क्या थी और उनका उस समय का नाम क्या था। बस इतना याद रखेंगे तो मेरा गारंटी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से नहीं आने वाली है। फिर चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या आप अपनी यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने वाले हों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि जब सिंधु सभ्यता का विघटन होता है उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल आता है, आप सभी को ध्यान होगा इतना। और वैदिक काल में हमने आपको दो काल पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था ऋग वैदिक काल और एक पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल। आशा करता हूं आप सभी को ये दोनों वीडियोज आपने देख लिया होगा। ऋग्वैदिक में मैंने आप सभी को बताया था कि जो आर्य थे वो कबीले के रूप में रह रहे थे। वो कबीले के रूप में रह रहे थे और यही आगे चल करके जनपद का रूप ले लेते हैं। कई कबीले मिलकर के ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि जब आर्य आते हैं इंडिया में, आप सभी को पता होगा कि मध्य एशिया से पश्चिमी भारत के रास्ते से लोग आर्य प्रवेश करते हैं, तो कबीलाई जीवन के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इनके कबीलों को क्या कहा जाता था, जन भी कहा जाता था। और इन्हीं में से कई कबीलों ने मिल करके, जैसे मान लीजिए एक कबीला यहाँ पर है, एक कबीला यहाँ पर है, एक कबीला यहाँ पर है, इन्हीं कबीलों ने मिलकर के किसका रूप ले लिया था, जनपद का रूप ले लिया था। और इन कबीलों का जो सबसे मजबूत सरदार हुआ करता था वही जनपद का मुखिया कहलाता था। इतना मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल यहीं से शुरू होने वाला है। जब आगे काल बढ़ता है धीरे धीरे, आप सभी को पता होगा कि उत्तर ऋग्वेद की रचना करीब 1500 से लेकर के 1600 बीसी मानी जाती है। और उत्तर वैदिक का काल जो होता है वो 1000 से लेकर के 600 बीसी तक का काल माना जाता है। पूरा पूरा अगर हम कंप्लीट भी देखते हैं तो, लेकिन यहीं पर करीब 1000 की बीसी के आसपास ही करीब 800 से 900 बीसी पर ही आप जब देखेंगे ध्यान से, तो यही जो जनपद थे इन्हीं में से कई जनपद मिलकर के साथ में महाजनपद का निर्माण कर रहे थे। जैसे मान लीजिए एक जनपद यहाँ पे, दो जनपद यहाँ पर है, ये तो ही 3-4 जनपद मिलकर किसका रूप ले रहे थे, महाजनपद का रूप धारण कर लिए थे। आप सभी को इतना पता होगा।
तो अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, या हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के विघटन के बाद भारत में आर्यों का प्रवेश होता है। इनका प्रवेश होता है, आर्यों का प्रवेश होता है। और यही आर्य जो होता है उनका काल क्या कहलाता है, वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल क्यों कहलाता है, क्योंकि इस समय पर वेदों की रचना हुई थी। और हम इस वैदिक काल को दो वेद में पढ़कर डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक था वो ऋग वैदिक काल था, दूसरा उत्तर वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी तथा उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन वेद अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद है उसका काल की रचना हुई थी। इसलिए हमें इसको दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वेद में क्या था, जो आर्य था वो कबीलाई जीवन जी रहे थे, जिन्हें जन करू या जन कहा जाता था या कबीला कहा जाता था। आगे चलकर के उत्तर वैदिक काल आते आते यानी 1000 BC आते आते यही जो जनपद जन थे, यही कई कबीले मिलकर के जनपद का रूप धारण कर लेते हैं। और आगे चल के यही कई जनपद मिल करके एक साथ महाजनपद का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि महाजनपद का उदय किस प्रकार से होता है। महाजनपद कुछ और नहीं था, कई कबीलों का सामूहिक रूप था। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यतः भारत में 16 जनपद महाजनपद पाए जाते हैं। और इसी के साथ एक चीज और संकल्पना चल रही थी। एक तो चल रहा था महाजनपद, जो कि ये था, जिसकी संख्या कितनी बताई जाती है, 16 महाजनपद बताई जाती है। और इसी के साथ चल रहा था जिसकी संख्या 10 है, गणराज्य। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा और इन दोनों में आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं इसी को अभी से स्पष्ट कर दूं। जहां पर एक किसी सरदार का शासन या अभी के तौर में कहूं तो राजतंत्र का शासन हुआ करता था, उसे क्या कहा जाता था, महाजनपद कहलाता था। और जहां पर राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, यानी सीधी सी भाषा में समझिए, जहां पर लोकतंत्र था, उसे क्या कहा जाता था, गणराज्य कहा जाता था। और ऐसे गणराज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों मेरे, 10 है। अब इतनी सी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब हम महाजनपद की शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने आप सभी को बताया था कि इतिहास की पढ़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के सोर्स को जानते हैं कि आखिरकार उस इतिहास को, प्रामाणिकता को हम कहाँ से प्रमाणित करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश हम सबसे पहले करते हैं। तो इसी टॉपिक में हमारा जो सोर्स है वो क्या है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक, और यहीं पे एक और लिख लीजिएगा, मंझिम निकाय। स्पेलिंग थोड़ा आप लोग मंझिम निकाय पे देख लीजिएगा। और ये दोनों चीजें क्या है, अंगुत्तर निकाय जो था यह था बौद्ध ग्रंथ, और जो भगवती सूत्र था यह क्या था, यह जैन ग्रंथ था। और इसी काल में दो धर्मों का उदय होता है, एक बौद्ध धर्म होता है और एक जैन धर्म होता है। और इन्हीं दोनों धर्मों के समय में इतिहास साहित्य लिखे जाते हैं, और इन्हीं साहित्यों में तत्कालिक वातावरण का या तत्कालिक समाज का हमें वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा था कि हमने सिंधु सभ्यता को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पढ़ा था, क्योंकि उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा कर पाई है। और वही हम जब वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, तो पूर्णतः हम साहित्य पर निर्भर हो जाते हैं, जिसमें हमने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद, पुराण और इन सब का सहायता से पढ़ा था। उसी प्रकार जो इस टॉपिक का सोर्स है हमारा, वह अंगुत्तर निकाय, मंझिम निकाय और भगवती सूत्र है। और कुछ उस प्रकार के जो उस समय के साहित्य है उनको आप पुस्तक से देख लीजिएगा। वैसे जो विशेष तौर पे सोर्स है उसकी मैंने यहाँ पे व्याख्या कर दी है। तो सोर्स आप लोगों के अब स्पष्ट हो चुके हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद थे। पहला था काशी। इसको आप सभी ने सुना होगा। काशी को आज भी सबसे प्राचीन शहर के नाम से जाना जाता है। वह क्यों जाना जाता है कि उसी बात से जान लीजिए कि आपके भारत की जो धार्मिक राजधानी है वह भी काशी है, और सबसे प्राचीनतम जीवित शहर किसी भी कहा जाता है भारत का, वह काशी ही है या वाराणसी ही है। काशी वाराणसी यह उत्तर प्रदेश में
स्थित था, इस बात को आपकी जानकारी है ही है। कोसल श्रावस्ती, कोसल का क्षेत्र जिसे आप आज अवध का क्षेत्र कहते हैं या अयोध्या का क्षेत्र कहते हैं, वही वहां समय कोसल हुआ करता था। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अगला जो हमारा महाजनपद था वह अंग था। अंग का उल्लेख हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। आप सभी को याद होगा अंगराज कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र कर्ण भी कहा जाता था, उन्हें अंग कहा जाता था। और इसकी राजधानी चंपा थी। और यह कहाँ पर स्थित था दोस्तों? क्या बिहार में स्थित था। ठीक। मगध आप सभी ने नाम सुना होगा, इसकी राजधानी गिरिवर्जा थी। और यह पटना के आसपास स्थित है। और ये कहाँ पर है? बिहार में यह भी स्थित है। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, और यह भी कहाँ पे था? यह बिहार में था। और वज्जी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यह एक गणतंत्र शासन वाला महाजनपद था। क्या था दोस्तों? यहाँ पे वज्जी जो है एक गणतंत्र वाला शासन था। यहाँ पर लिच्छवी और कुछ अन्य गणों का जो है कई कबीले एक साथ मिलकर के शासन करते थे, इसलिए यहाँ पे गणतंत्र था। ठीक है। वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र है आपका, जो कि यूपी आप सभी जानते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और कुरु क्या था? तो कुरु दोस्तों दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र जो था वो कुरु कहलाता था। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी? आयछत्र और काम्पिल्य थे। अक्सर पुस्तकों में लिखना आपको मिल जाता है कि पांचाल की दो राजधानी थी, और यह चीज हमें कंफ्यूज करने लगता है कि दो राजधानी क्या थी। तो अक्सर बच्चों के मन में विचार आता है कि राजधानी का परिवर्तन हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था दोस्तों। पांचाल एक चूंकि बड़ा महाजनपद था, तो इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी आयछत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पल्य थी। उसी के बाद आ जाता है दोस्तों मत्स्य। यह कहाँ पर स्थित था? यह राजस्थान में स्थित था। और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा। इसको आप सभी पहचानते ही हैं। अस्मक ये दक्षिण भारत में पड़ता था और इसकी राजधानी कोटिल पड़ती थी। अवंती, अवंती क्या था? मालवा का क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र मतलब आप लोग समझिए तो ये यहाँ का क्षेत्र, ये यहाँ पर अवंती कहीं पर स्थित था। इसकी दो राजधानी थी, माहिष्मती बाहुबली आप सभी ने देखी होगी। और उत्तरी, इसमें भी देख लीजिएगा, दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी और उत्तरी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। गांधार जो आज आपका अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, यहीं पर गांधार था। गांधार, और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। कंबोज, कंबोज राजपुर, यही गांधार से नीचे का हिस्सा जो था वो कंबोज कहलाता था। चेदी, सोथिवती और मल्ल पावापुरी, यह कुशीनारा, ये 16 हमारे महाजनपद थे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। एक बार आप फिर से देखना चाहें, मैं आपको बता दूं, काशी वाराणसी जो कि यूपी में स्थित है, कोसल इलाहाबाद का क्षेत्र, कोसल अवध का क्षेत्र, इसमें अयोध्या और लखनऊ के कुछ हिस्से शामिल थे, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अंग ये बिहार का था, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध यह भी बिहार का था, जिसकी राजधानी गिरिवज्रा या पाटलिपुत्रा थी। बाद में उसके बाद आता है वज्जी, जो पहला गणतंत्र राज्य माना जाता है, जो पहला गणराज्य माना जाता है भारत का, इसकी राजधानी वैशाली थी। वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र, कौशाम्बी कुरु दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ आता है। पांचाल अहिछत्र और काम्पिल, इसकी दो राजधानियां थी। विशेष तौर पर इसको याद रखिएगा। मत्स्य जो कि राजस्थान में स्थित है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी मथुरा ही थी। अस्मक यह राजस्थान में स्थित, यह भी क्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित है, इसकी राजधानी कोटिल है। अवंती यह भी यहाँ का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र से माना जाता है। विशेष तौर पर माहिष्मती और उज्जैनी इसकी दो राजधानी थी। गांधार अफगानिस्तान के पास का हिस्सा, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज गांधार के नीचे का हिस्सा कंबोज कहलाता था। चेदी, सोथिवती और मलपावापुरी कुशीनारा, इस प्रकार 16 हमारे महाजनपद थे। अब इतना तो हमने देख लिया कि 16 महाजनपद थे, और आप सभी को बता दिया कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। क्योंकि आपको जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि आखिरकार एक कबीलाई जीवन से उठकर आर्य धीरे धीरे किसमें गए? जन में गए, जन से जनपद में गए,
और जनपद से महाजनपद में गए, और यही महाजनपद बाद में साम्राज्य राज्य का रूप ले लेंगे। ठीक है, जन से जनपद पे आए, जनपद से महाजनपद पे, और महाजनपद ही आगे चल करके राज्य का रूप धारण कर लेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये वाराणसी जो होगा, ये कोसल, ये वाराणसी में विलुप्त हो जाएगा। अंग जो होगा ये बिंदुसार के समय पे मगध में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से धीरे धीरे कई राजधानियां जो है मतलब कई महाजनपद मिलकर के एक राज्य का रूप लेने लगेंगे। अब जो हमारे पढ़ना है वह था महाजनपद का सामाजिक जीवन। देख ले पहले तो दोस्तों, महाजनपद के सामाजिक जीवन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें वैदिक काल की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। जैसे कि जब मैं वैदिक काल पढ़ा रहा था और उसका समाज मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद का जो समाज था वह कर्म आधारित सिद्धांतों पर था, यानी जो जिस कार्य को करता था वो उसकी जाति हो जाया करती थी। जैसे कि हमें ऋग्वेद में एग्जाम्पल भी मिलता है कि उसके पिता जो है शिक्षा देने का कार्य कर रहे होते हैं, और उसकी माता जो होती है वो लोगों के घर में आटा पीसने का कार्य करती है, और पुत्र जो है बढ़ई का कार्य कर रहा होता है। यानी कि जो जाति व्यवस्था थी वह धीरे धीरे किस पर आधारित थी, कार्य पद्धति पर आधारित थे। आपकी जो कार्य हुआ करते थे वही आपके जाति सूचक हो जाया करते थे। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जाति पद्धति या वर्ण व्यवस्था यह जो होता है कार्य आधारित होकर, कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो जाती थी। यानी कि जो जैसे कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वह ब्राह्मण ही होगा, चाहे उससे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी हो या ना की हो। जो शूद्र के घर में उपस्थित हो रहा है वो शूद्र ही हो रहा, वो चाहे जितना आगे बढ़ रहा हो। और इसी का जटिल रूप हमें देखने को मिलता है महाजनपद काल में। महाजनपद काल में इसकी जटिल रूप कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आप समझना चाहें तो आपकी स्थिति शायद इससे बेहतर हो पाएगी कि आपने बार बार यदि महाभारत सुना होगा तो सूरपुर कर्ण कह के उसे पुकारा जाता था, जबकि आपने देखा कि कर्ण एक योग्य योद्धा था, फिर भी उसे सूत पुत्र का नाम दे करके हर उचित पद से या उचित स्थान से उसे हटा दिया जाया करता था, या उचित अवसर उसे नहीं दिया जाया करते थे। यह उस समय के समाज की कहीं न कहीं जटिलता को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के समझ पे रखा था। तो क्या था समाज में जातियों ने जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी और जातियां कई उपजातियों में विभाजित हो चुकी थी। क्या थी वर्ण व्यवस्था? अगर आपको समझना हो महाजनपद की, तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी और जाति कई उपजातियों में विभाजित हो चुकी थी। जैसे कि आप देखें तो ब्राह्मण में मिश्रा दुबे चौबे, ठाकुरों में देखेंगे तो फुला ठाकुर, ये ठाकुर वो ठाकुर, सिंह में उसी प्रकार, वैश्य में तो गुप्ता है, कोई कुछ है। तो विभिन्न प्रकार की उपजातियों में विभाजन हो चुका था और समाज में छुआछूत बड़े स्तर पर फैल चुका था। महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई थी। इन्हें पर्दा तो था, बाल विवाह तथा दासी प्रथा का शिकार देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति इस महाजनपद काल में आते आते काफी नीचे जा चुकी होती थी। महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु समझे जाने लगा था। इन्हें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा जैसे चीजों में देखने को मिलता है। शासन प्रशासन में इनका कोई स्थान देखने को नहीं मिलता है, जो कि धीरे धीरे स्थितियां और डाउन हो रही थी। और यहीं पे यदि हम बात करें तो छुआछूत हो गया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं हुआ था, शिक्षा से इनको वंचन देखने को मिलता है हमें। ठीक, और बात करें तो सामाजिक जीवन के आधार पे और हम क्या बात कर सकते हैं कि जाति आधारित थी, छुआछूत था, महिलाओं की स्थिति पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी। और राज्य के लिए युद्ध हुआ करते
थे। तो हमने इस तरह से सामाजिक जीवन की छोटी सी झलक देखी है। कोई बहुत विशेष टॉपिक नहीं है। इस विशेष टॉपिक से जो आगे चल के थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे दो जो धर्म उदित होते हैं, उन्हीं धर्मों पर हम विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। और हम महाजनपद काल के अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था के देखिए, तो आप सभी को पता है कि महाजनपद का उदय इसी प्रकार से हुआ क्योंकि उस समय लोहे का प्रचलन, लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा था। कृषि में हो रहा था। और लोहे का प्रयोग कहाँ पे हो रहा था? लोहे का प्रयोग सेना में होने लगा था। चूंकि लोहा की उपलब्धता हो गई थी, जिससे इनके औजार बन रहे थे। जैसे जंगल को काट करके खेत बनाए जा रहे थे, या जो कठोर भूमि थी उन्हें भी कृषि में परिवर्तित किया जा रहा था, कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशेष उत्पादन हमें अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलने लगता है। अंतर्देशीय व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं, सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इन पर कुछ लिखा नहीं हुआ करता था और इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इनका कोई निश्चित आकार नहीं हुआ करता था, इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ करता था। और व्यापार के संदर्भ में बात करें हम, तो अंतर्देशीय व्यापार यानी एक राज्य से ही दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए वज्र का वत्स से, कुरु का पांचाल से, मत्स्य का सुरसेन से, ऐसे आंतरिक व्यापार के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सिक्के का प्रचलन था, याद रखिएगा, उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ करता था, और आहत सिक्के कहा जाता है इस प्रकार के सिक्कों का। क्योंकि लोहे का उपयोग हो रहा था, इसलिए यहाँ पर कृषि की भूमि की मात्रा बढ़ी, या कृषि भूमि की क्षेत्रफल बढ़ा, जिससे अधिशेष उत्पादन भी देखने को हमें मिलता है। और इन्हीं के साथ जो होता है अर्थव्यवस्था में, इन्हीं बदलावों के साथ, इन्हीं परिणाम स्वरूप आगे चल के राज्य या शहर का निर्माण हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया हमें दोबारा कब देखने को मिलती है? तो महाजनपद काल में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हमने महाजनपद काल को दोस्तों समझा। अब इसके आगे हम देखते हैं महाजनपद की थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था आप लोगों को बता दी जाए। तो आज हमारा महाजनपद का टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 5-6 लाइनों में इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। सामाजिक व्यवस्था एक पेज में लिख लीजिएगा, एक पेज का करीब, और धार्मिक व्यवस्था लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया था किस प्रकार से लिखना है आपको। ऋग्वेद का बेस बनाकर, या वेद को वेश, वैदिक काल को वेश बना करके हमें महाजनपद तक पहुंचते हुए घटनाक्रम को दिखाना है इंट्रोडक्शन में। राजनीतिक व्यवस्था को भी हमको दिखा दे रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था हम लोगों ने देख ली थी। और धार्मिक व्यवस्था में दोस्तों, तो शूद्रों को मही मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, उन्हें वेदों पुराणों पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी। आप इस प्रकार की जो धार्मिक व्यवस्था थी, वह कहीं न कहीं आप हमें उत्तर वैदिक काल से देख सकते हैं। या आपको उत्तर वैदिक काल की धर्म व्यवस्था याद हो, आप महाजनपद काल में बिना किसी बदलाव के थोड़ा और कठोरता पूर्वक दिखाते हुए आप लिख सकते हैं। और यदि हम बात करें राजनैतिक दशा की बात करें दोस्तों, यह जो काल रहा है, एक बहुत ही अस्थिरता का काल, बहुत अशांति का काल रहा है। अशांति का काल या अस्थिरता का काल कहने का मतलब है, इसका कुछ अन्य अर्थ नहीं है। यह जितने राज्य थे, ये एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। द्वेष भावना, एक दूसरे को हमेशा काटना, मारना, पीटना, एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करना, यही कुछ राजनीतिक स्थितियां बनी हुई थी। चूंकि लोहे की यहाँ पे उपयोगिता बढ़ रही थी, और लोहा इन लोगों को प्राप्त हो रहा था। तो जब पता ही है, जब अस्त्र होगा तो अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे। जब वो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो अन्य के राज्यों को जीतना चाह रहे थे। इसीलिए युद्ध और अशांति का समय यहाँ पर बना हुआ था। अब इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक इसी महाजनपद में आता है, कि आप सभी को पढ़ा होगा। एक टॉपिक आता है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष
थोड़ा मगध की स्थिति देख ले हम लोग, कहाँ पे है ये। अगर बिहार है तो यहीं पे जो करीब गंगा, इधर से सोन, उधर से गंडक नदी के जो तट है, यहीं पर पटना का हिस्सा ले लीजिए और थोड़ा यहीं और आगे बढ़ा दीजिए मुंगेर तक, तो ये मगध का क्षेत्र हुआ करता था। आखिरकार मगध उत्कर्ष किया, मगध आगे बढ़ा। बाकी सारे छात्र जैसे आप देखेंगे कुरु, पांचाल, अंग, कौशल, अंग भी मगध में मिल जाता है, वज्र भी मगध में मिल जाता है आगे चल करके, और काशी जो होता है ये कौशल में मिल जाता है, और बाकी आगे चल करके अंग को कौशल भी मगध में मिल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय होता है? आपसे क्वेश्चन कभी कभी इस टॉपिक से भी पूछ लिया जाता है कि मगध के उत्कर्ष के कारणों को बताइए। तो बस कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप 10 मिनट समझ लीजिए, मगध का उत्कर्ष आपके लिए स्पष्ट होगा। तो जो सबसे पहला कारण था, देखिए, जब हमारे पास संसाधन हो तो हम युद्ध लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, और दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा या अपना स्थापत्य भी स्थापित कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हुआ, क्योंकि जो मगध का क्षेत्र था वह ऐसे क्षेत्र था जहाँ पे चारों तरफ क्या थे उपस्थित थे, जंगल उपस्थित थे, और वहाँ पे लौह की उपस्थिति थी। तो मगध के उत्कर्ष के कारण में जो सबसे प्रमुख कारण है लोहे की उपस्थिति। लोहे की उपस्थिति की परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाए जिससे सेना का निर्माण हुआ, और कृषि में इन लोगों के पास अधिशेष उत्पादन हो रहा था। अधिशेष उत्पादन को मतलब समझिए कि जैसे अनाज के बदले ये लोग अन्य चीज़ों के भी संसाधन बढ़ा सकते थे, जैसे सैनिकों को बढ़ाना, शस्त्रों को बढ़ाना, और कर ज़्यादा मिला था, अधिशेष उत्पादन हो रहा था तो कर ज़्यादा मिला था। इसके परिणाम स्वरूप इनके विकास की जो नींव थी वह कहीं न कहीं लोहे की उपस्थिति पर धारण की हुई थी। और इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर हाथी की उपलब्धता, चूंकि इस वन में हाथी पाए जाते थे, और चूंकि आप सभी को पता है हाथी उस समय की युद्ध में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में कार्य कर रहे थे, तो हाथी की उपलब्धता भी कहीं न कहीं मगध के उत्कर्ष में अपना योगदान दे रही थी। इसी के पश्चात बात करें तो योग्य शासक। योग्य शासक में आप देखेंगे तो बिंबिसार, ठीक, फिर इसके बाद आ जाएगा जो है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, यानी कि योग्य शासकों का यहाँ पे अलग अलग वंशों में अलग अलग योग्य शासक बने रहे, जिसके कारण मगध की स्थिति सदैव सुदृढ़ और विस्तारित होती रही। तो मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे? मगध के उत्कर्ष मुख्यतः 3 कारण थे। एक कि मगध के क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता थी, जिसके कारण अस्त्र शस्त्र के निर्माण हुए, और सेनाओं में लोगों की संख्या, और अस्त्र शस्त्र निर्माण के साथ साथ कृषि उपकरणों का भी निर्माण हुआ, जिससे कि सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकी, क्योंकि कर ज्यादा मिल रहे थे। और उस दूसरी चीज थी हाथी की उपलब्धता, जो कि मगध के वन से मिल रहे थे, और दूसरा था योग्य शासकों का निर्माण। एक चीज और याद रख लीजिएगा, जो गिरिव्रज जो इनकी राजधानी थी, यह चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी, तो एक संरक्षित राजधानी थी, तो इनके ऊपर तो आक्रमण करना कठिन था। लेकिन ये लोग चूंकि इस चारों तरफ के क्षेत्र से परिचित थे, तो ये लोग बाहर से आक्रमण करके आते थे, और यहाँ पर अगर छुप भी जाते थे तो ये सेफ रहते थे। तो एक संरक्षित राजधानी के कारण मगध के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण योगदान बना। तब इस प्रकार हमने देखा कि महाजनपद को हमने समझा, 1000 से लेकर के 600 BC तक के बीच के इतिहास को देखा। मगध जनपद, महाजनपद का विकास कैसे हुआ, इनका समाज क्या था, धर्म क्या था, राजनीति क्या थी, हमने इसको मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष रखा। उसके बाद मगध के उत्कर्ष को देखा। अब आगे चलकर हम इसी मगध के इतिहास को समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।